हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मेंटेनेंस ओएसी का कैसे करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है मेंटेनेंस शेड्यूल फॉर ओएसी। शेड्यूल क्या क्या है मेंटेनेंस का। शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन, हम लोग का शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, कैसे कैसे कब कब इंस्पेक्ट करते हैं, इसके बारे में जानना है। लेकिन इससे पहले हम लोग जानेंगे कि वाई वी नीड इंस्पेक्शन, हम लोग को इंस्पेक्शन करने का ज़रूरत क्यों है। In order to achieve high reliability and zero defect OEC and to ensure effective check on the maintenance work and a minimum schedule of inspection to be carried out each month by the officer and senior subordinate in charge of operation and maintenance of OEC and associated system। यहाँ बोल रहा है कि हम लोग को जीरो डिफेक्ट ओएजी में मिले और हाईएस्ट लायबिलिटी हो, इसके लिए हम लोग को ईच मंथ मेंटेनेंस के लिए और इंस्पेक्शन के लिए देखना है। इसके लिए हमारे जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, ये सारे लोग जो कि ऑपरेशन में या फिर मेंटेनेंस में इन्वॉल्व हैं, ये इंस्पेक्शन में जाएंगे। अब इसका जो मिनिमम शेड्यूल है उसमें है कि यदि आप जेई हैं या फिर एसएससी हैं तो आपको लोकोमोटिव का कैब में दो दो बार जाना है मंथ में। ये मंथली शेड्यूल है। उसी तरह से जो हमारा ओएसी का इंस्पेक्शन कार्य होता है, यदि आप जेई हैं तो आपको 6 बार जाना है और यदि आप एसएससी हैं तो 4 बार जाना है। पुश ट्रॉली होता है जो कि जनरली सिर्फ अभी मुंबई में शायद यूज़ हो रहा है और कहीं पे यूज़ नहीं होता है। तो इसमें 4 बार जेई या फिर एसएससी जो भी हैं आपको जाना है। ओएसी डिपो का इंस्पेक्शन सिर्फ एसएससी करते हैं और उन्हें 4 बार करना है। या फिर कोई स्टेशन है उनका इंस्पेक्शन है तो जेई और एसएससी दोनों करेंगे और वो भी 4 बार करेंगे। नाइट का इंस्पेक्शन का जो है वो आपको 2 बार जेई को भी जाना है, 2 बार एसएससी को भी जाना है। ऑफिस इंस्पेक्शन ये सिर्फ आपका जो एसएससी हैं वो 1 बार करेंगे। याद रखिए कि एसएससी कहने का मतलब है इंचार्ज। हो सकता है कहीं जेई इंचार्ज हो तो उसको डिपो इंस्पेक्शन 4 बार और ऑफिस इंस्पेक्शन 1 बार करना पड़ेगा। आगे बोला है द शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन इज द मिनिमम कोटा फॉर ईच ऑफिशियल एंड शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर टास्क। ये जो शेड्यूल हम लोगों को दिया गया है ये मिनिमम कोटा है और ये बाकी के जो टास्क हैं उससे इंडिपेंडेंट है। बाकी के टास्क तो आपको करने ही है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली आपको इतना बार करना है। दे विल नॉट बी ऑफ रूटीन नेचर बट शैल बी कैरिड आउट इन डेप्थ टू आइडेंटिफाई। अब इसमें से कुछ चीज़ और भी है जो हमको करने हैं अपने ड्यूटी में, लेकिन ये चीज़ शेड्यूल्ड नहीं है कि आपको कब करना है, लेकिन इसको करने का कोशिश करना है डेप्थ में जब भी कर सके। सबसे पहला डेफिशिएंसीज एंड शॉर्ट कमिंग। कोई आपके वहाँ डेफिशिएंसी है, कोई शॉर्ट कमिंग्स हो रहा है। डेफिशिएंसीज कहने का मतलब है कोई कमी है या फिर कुछ आपको लग रहा है कि ये चीज़ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई चीज़ आपको लगता है कि हमारे डिपो में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये चीज़ आपको देखनी है। कोई स्किल है जो आपको लग रहा है कि हमारे स्टाफ में होना चाहिए, वो नहीं है, तो उसके लिए भी आपको देखना है। या फिर कोई मेंटेनेंस फैसिलिटी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें इनएडिक्वेंसी है, मतलब एडिक्वेट टाइप से नहीं हो पा रहा है, जितना हमें कर पाना चाहिए था उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद है कॉन्स्टेंट एक्सपीरियंस्ड। कोई दिक्कत आपको एक्सपीरियंस हो रहा है ड्यूटी में जाते हुए, आप कहीं जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं हमारे पास ये चीज़ होता तो हम इसको बढ़िया से कर पाते, तो ये कोई कॉन्स्टेंट जो आप एक्सपीरियंस किए हो। हाँ खुले तो। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट लीडिंग टू पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क। आपको लगता है कि हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो गया है हमारे स्टाफ के बीच में जिसके वजह से कि हमारे स्टाफ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क जो है हमारा वो ख़राब हो रहा है। जैसे कि हम देखें कि हमारे स्टाफ जाते हैं वो बात करते रह जाते हैं हमेशा, इसके वजह से वो इन्वायरमेंट ख़राब हो गया, वो लोग काम पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, सट्टाबाजी कर रहे हैं, खेलने लग गए हैं। तो इन चीज़ों को कैसे उसको हम ठीक करें उस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। The inspecting officials should program their inspection in such a manner to cover the widest area in their jurisdiction over the year, so stagger the inspection as to avoid over inspection of the same section repeatedly in very short time
वाइल नेगलेक्टिंग अदर एरियाज। जो भी इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल्स होंगे उसको इस तरह से अपना प्रोग्राम बनाना है, ऐसे नहीं कि चलो आज यहाँ मेंटेनेंस करते, चलो आज वहाँ मेंटेनेंस कर लेते, ऐसे नहीं करना। आपको एक प्रोग्राम बनाना है कि कब कहाँ हम कैसे मेंटेनेंस करें, कि कोई ऐसा ना हो कि कोई एरिया जो है उसको हम नेगलेक्ट कर दिए हैं और कुछ एरिया है जिसको हम बार बार इंस्पेक्ट किए जा रहे हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि चलो भाई मेरा दोस्त का घर उधर है या मेरी गर्लफ्रेंड उधर रहती है, तो हम बार बार उधर इंस्पेक्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन दूसरा साइड जो है उसको हम छोड़ दिए हैं, उस साइड हम इंस्पेक्ट करने के लिए कभी जा ही नहीं रहते। ये नहीं करना, आपको प्रोग्राम बना के रखना है कि इस दिन इधर जा रहे हैं इंस्पेक्ट करने के लिए, अगले दिन कहाँ जाना, उसके अगले दिन कहाँ जाना, और किस तरह से करेंगे, कितना दिन किस एरिया को देंगे कि मेरा सब जगह पे बराबर रूप से मेरा इंस्पेक्शन हो जाए। और पूरा जुरिडिक्शन जो आपका है उसको एक साल में कवर कर लेना है, क्योंकि आपको पूरे जुरिडिक्शन में एवेच करना पड़ता है। द ओजी इज सब्जेक्ट टू डायनेमिक ऑसिलेशन। अच्छा, यहाँ पे एक तो और चीज़ है कि ओजी को हमको बार बार क्यों इंस्पेक्ट करना है, क्यों ठीक करना है, हमको बार बार एवेच क्यों करना पड़ता है। तो ओजी जो है वो डायनेमिक ऑसिलेशंस होते रहते हैं उसमें। क्यों होते रहते हैं? क्योंकि जो कांस्टेंट कॉन्टैक्ट वायर जो हमारा, वो हमेशा पेंटो के साथ टच में होता है, और पेंटो जो मूवेबल है वो हमेशा मूव करता है, और वो जब भी मूव करता है तो कांस्टेंट वायर को भी ऑसिलेट करवाता है। तो वो एक डायनेमिक ऑसिलेशन में है, कब कितना मूव कर रहा है पता नहीं है। और साथ में विंड प्रेशर भी आता है, जो कि पेंटो के साथ भी आ रहा है, ट्रेन के साथ भी आ रहा है। तो इसका मतलब वो डायनेमिक ऑसिलेशन हमेशा उसमें होते रहता है, जिसके वजह से उसको परफेक्ट कंडीशन में वही चीज़ को मेंटेन करके रखने के लिए हमको बार बार उसको मेंटेनेंस देना पड़ता है, ताकि उसका ज्योमेट्री जो है, आपको पता है कि एकदम ज्योमेट्रिकली हमारा वही चीज़ जो है ठीक होना चाहिए, नहीं तो वो पेंटो इंटेंगलमेंट का कॉज बन सकता है। इसलिए उसको परफेक्ट ज्योमेट्री में और जो भी हमारा पैरामीटर है उसको हम ठीक से रख सके, इसलिए हमको बार बार इंस्पेक्शन करना है, बार बार मेंटेनेंस के लिए जाना है। आगे बोलता है द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ मेंटेनेंस फॉर द ओएचई आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड टू इंश्योर गुड करंट कलेक्शन एज वेल एज सेफ्टी ऑफ इंस्टॉलेशन एंड पर्सनल। अच्छा, आपको मेंटेनेंस के लिए क्या क्या करना है या फिर इंस्पेक्शन के लिए क्या क्या करना है, इन चीज़ों को भी जानना होगा, ताकि हम लोग बढ़िया करंट। एक्चुअली ओएचई है क्यों, ओएचई से हम लोग करते क्या है, पेंटो का करंट कलेक्शन करते, तो पेंटो का करंट कलेक्शन हमारा बढ़िया हो, इसके लिए हम क्या क्या अपने यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं वो चीज़ के बारे में बता रहा। तो सबसे पहले हमें फुट पेट्रोलिंग करना चाहिए। फुट पेट्रोलिंग के आगे आपको जाने के लिए मिलेगा कि फुट पेट्रोलिंग कितने दिन में करना है। तो फुट पेट्रोलिंग जो है आपको फोर्टनाइट में करना है, मतलब महीने में 2 बार कर लेना है। और जो आपके स्टाफ है उनको डेली लगाना है, वो डेली फुट पेट्रोल करेंगे। और जो ऑफिसर्स हैं वो महीने में 1 दिन करेंगे। इसके बाद ट्रॉली इंस्पेक्शन है। ट्रॉली इंस्पेक्शन आपको फोर्टनाइट में करना होता है। इसके बारे में भी हमें अभी आगे जानने को मिलेगा। इसके बाद करंट कलेक्शन टेस्ट है, ये भी आपको करना है। करंट कलेक्शन टेस्ट हमें 3 महीने में करना पड़ता है, ये हम लोग ओलिवर जी से करते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल चेक आएगा, वो भी करना होगा आपको। एवेच करना है आपको। एवेच मतलब साल में 1 बार आपको ओएचई कार लेके हर जगह जाना है, मेंटेनेंस करना है। कहीं कहीं ओएचई कार नहीं है तो वहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, बाय लैडर कर लेते हैं। पीरियोडिक ओवरऑल, ये पीओएच है, पीओएच भी आपको करना है। और यदि कोई अनरेगुलेटेड ओएचई है तो उसको हम लोग बार बार रिटेंशन भी करना पड़ता है, ताकि वैसा ना हो कि उसमें हमारा बहुत ज़्यादा सैग बन जाए। The importance of OEG arises from the fact that it is extensive with a very large number of insulators, fitting and other part. Failure of any one of which may result in dislocation of train services for appreciable period until the defect or breakdown is rectified. The adjustment work is particularly important at crossover and at overlap spans, since any departure from the standard letdown could cause entanglement of pantograph with OHC with serious repercussion. देखिए, OHC जो है उसको मेंटेनेंस करने का इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बहुत एक लंबा जगह होता है, बहुत ही एक्सटेंसिव है। इसमें हमारा बहुत सारा चीज़ लगा हुआ है, इंसुलेटर लगा हुआ है, बहुत सारा फिटिंग्स है। इसमें से कोई भी एक चीज़ ख़राब होता है तो ये हमारा जो ट्रेन का ऑपरेशन है, जो रनिंग है, उसको इफेक्ट करता है, डिसलोकेट कर देगा। हमारा ट्रेन जाना अभी नहीं जा सकता, या फिर हमको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन होगा फिर दूसरे रूट से भेजना पड़ेगा। इफ़
रूट इज़ अवेलेबल। तो ये चीज़ ना हो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, ख़राब हो उससे पहले इसको मेंटेन करके रखते हैं ताकि ऐसा ना हो कि ब्रेक डाउन हो जाए। और सबसे ज़्यादा आपको किस जगह पे ध्यान देना पता है? आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा टर्नओवर, क्रॉसओवर या फिर आपका जो ओवरलैप है, इस सब जगह पे। क्यों देना होगा ज़्यादा ध्यान यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे दो वायर एक साथ है और दोनों वायर एक साथ होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यदि आपका थोड़ा सा भी ये अपना पोजीशन से इधर उधर हो जाता है तो ऐसे केस में क्या करेगा, ये आपका पेंटो को एंटेंगल कर देगा, पेंटो को तोड़ देगा। इसलिए आपको इसका हाइट, दोनों का कॉन्टैक्ट वायर उसके बीच का हाइट या फिर दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिफरेंस, इन चीज़ों को बहुत बढ़िया से मेंटेन करके रखना होता है। The need for a thorough detailed inspection of every part of installation mast by mast need not therefore be overstressed. The periodicity of schedule laid down below apply the majority of installation. The periodicity may however be modified by CE where local condition show warrant. बोल रहा है कि डिटेल इंस्पेक्शन हमारा हर पार्ट का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको ओवर स्ट्रेस कर दें। ओवर स्ट्रेस मतलब डिटेल इंस्पेक्शन बहुत दिन बाद करें, वो नहीं करना आपको। रेगुलर आपको इंस्पेक्शन करते रहना है डिटेल में। इसके बाद है पीरियोडिसिटी, आपको देखना है कि मेजॉरिटी ऑफ इंस्टॉलेशन के लिए एक जो पीरियोडिसिटी फिक्स है कि AH करना है, PH करना है, तो उतना दिन में करेंगे तो आपका ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ जगह का इन्वायरमेंटल कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से या फिर अलग होने की वजह से वहाँ के जो लोकल CE होते हैं वो या फिर PCE जो है वो वहाँ के कंडीशंस को देखते हुए आपको वहाँ पे मॉडिफाइड पीरियोडिक शेड्यूल दे सकते हैं। आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। As regard new equipment, if schedules have not been drawn up, tentative schedule may be evolved based on original equipment manufacturer, guidelines and RDSO recommendation, keeping in the view the local condition also and followed with the approval of CE. अब कोई नया इक्विपमेंट यदि आ गया जो कि रेलवे के पास पहले से नहीं है तो जाहिर सी बात है कि RDSO अभी उसके बारे में बहुत कुछ जान नहीं पाया है, तो वो अपना गाइडलाइंस उसके मेंटेनेंस के लिए निकाला नहीं है। तो ऐसे केस में आपको जो उसका मैन्युफैक्चरर है, ओरिजिनल इक्विपमेंट का जो मैन्युफैक्चरर है, वो जो हमको गाइडलाइंस देता है मेंटेनेंस का, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेंटेनेंस करना है। आगे आता है फुट पेट्रोलिंग और पोइची। तो इससे पहले हम आपको एक बार सारी चीज़ें फिर से रिवाइज करवाना चाहेंगे। शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा। तो शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन में सबसे पहले जो आपने पढ़ा वो पढ़ा कि हम क्यों आखिर इंस्पेक्शन करेंगे। तो इंस्पेक्शन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमको हाईएस्ट रिलायबिलिटी मिले और ज़ीरो डिफेक्ट मिले, हमारा कभी ब्रेकडाउन ना हो, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। आपको कितने बार कहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए जाना है ये आपने जाना। तो सबसे पहले आपको लोको कैब में यदि इंस्पेक्शन के लिए जाना है तो मंथ में 2 बार जाना है, अगर आप SSC हों और JE हों। आप यदि JE हैं तो आपको 6 बार, ओइची का जो कार होता है टावर वैगन उसमें जाना है, यदि आप SSC हैं तो 4 बार जाना है। इसके बाद आपको फुट पेट्रोल के लिए जाना होता है। तो फुट पेट्रोल यहाँ पे आपका लिखा नहीं है, यहाँ पे आपको बताया था पुश ट्रॉली में 4 बार दोनों को जाना है। ओइसी डिपो का इंस्पेक्शन सिर्फ SSC 4 बार करेंगे, जे यदि इंचार्ज है तो वो 4 बार करेगा। ऑफिस का इंस्पेक्शन 1 बार करेगा। इसके बाद नाइट का इंस्पेक्शन जो होता है, नाइट में 2 बार दोनों को इंस्पेक्ट करना, और स्टेशन का इंस्पेक्शन 4 बार दोनों लोग करेंगे। और ये मिनिमम कोटा है, आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 4 बार बोला गया है तो 4 ही बार करना है। इसके साथ ही आपकी कुछ और ड्यूटी बन जाती है। जैसे आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि कोई आपके यहाँ काम करने में इनएडिक्वेंसीज आ रही है तो आप उसको देखिए कि क्यों आ रहा है। आपके स्टाफ के बीच में कोई शॉर्टकमिंग्स है, स्टाफ आपको लगते हैं कि एफिशिएंट नहीं है तो उसको देखिए क्यों हो रहा है। आपको लगता है कोई इक्विपमेंट आपका डिफिशिएंट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो आप उसको देखिए, उसका शॉर्टकमिंग्स पे ध्यान दीजिए। और कोई कंस्ट्रेंट आप मेंटेनेंस के वर्क एक्सपीरियंस किए हैं उस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आप कोई भी जो इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल है उसको अपने आप को पहले प्रोग्राम बना के देना है कि हम इस अकॉर्डिंग से सभी एरिया को इंस्पेक्शन करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि कहीं पे भी कभी भी उठ के इंस्पेक्शन करने के लिए चले गए हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आप हर जगह इंस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। और OHG को इंस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमेशा एक डायनेमिक ऑसिलेशन में रहता है ड्यू टू टचिंग कॉन्टैक्ट एंड मूविंग पेंटोग्राफ।
एंड विथ वाइंड प्रेशर के साथ वो मूव कर रहा होता है। तो ये दोनों के बीच में हमेशा डायनेमिक ऑसिलेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा ज्योमेट्री जो है हमेशा बिगड़ते रहता है। इसलिए इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और इंस्पेक्शन करने के लिए आपको पहले प्रोग्राम बना के इंस्पेक्ट करना, ताकि ऐसा ना हो कि आप इंस्पेक्शन कहीं एक जगह पे करते रह गए और दूसरे जगह पे ब्रेकडाउन हो गया, फिर आप बोलेंगे कि अरे ड्यूटी तो हम रोज़ कर रहे थे यार, बहुत मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे ब्रेकडाउन हो गया। ये ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इंस्पेक्शन करने के लिए क्या क्या करना होगा, तो फुट पेट्रोलिंग करना होगा, पुश ट्रॉली पे जाना होगा, लोकोमोटिव का कार पे जाके कलेक्शन टेस्ट करना होगा करंट का, स्पेशल चेक से कुछ एवेज करना होगा, पीवेज करना होगा और रिटेंशनिंग करना होगा। उसमें आपका इंस्पेक्शन भी आ गया और मेंटेनेंस भी आ गया। आपने देखा स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने 3-4 चीज़ पढ़े वो हमारा इंस्पेक्शन था, इसके बाद एवेज, पीवेज और रिटेंशनिंग, ये हमारा मेंटेनेंस है। ये जो हमारा ओएचए है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटेनेंस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिटिंग्स है, बहुत सारे इंसुलेटर, और किसी एक का भी ब्रेकडाउन हमारी पूरी गाड़ी को रोक के रख सकती है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सटेंसिव है, बहुत ही बड़ा है। और पर्टिकुलरली आपको ओवरलैप, क्रॉसओवर, ये सब चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे यदि आपका ज्योमेट्री बिगड़ता है तो सीधा पेंटो एंटेंगलमेंट, और पेंटो एंटेंगलमेंट मतलब वो गाड़ी वहीं पे स्टॉल कर जाएगी, दूसरी गाड़ी जो पीछे से आ रही है उसको भी आपको रोकना पड़ जाएगा। आपको पीरियोडिसिटी जो है वो जनरली आपको प्रोवाइडेड होता है आरटीएसओ की गाइडलाइंस में, और यदि वो प्रोवाइडेड नहीं है तो आपको ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है उसके गाइडलाइंस को तब तक फॉलो करके चलना है। और कभी कभी आपके लोकल कंडीशन को देखते हुए आपके सी जो हैं वो भी आपको बोल सकते हैं कि ठीक है, अभी इंस्पेक्शन का शेड्यूल जो है वो अलग होगा, जो आरडीएसओ दिए हैं उससे कुछ अलग होगा। अब हम लोग देखते हैं फुट पेट्रोलिंग करना है ओएचई का, तो फुट पेट्रोलिंग हम लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ देखना होता है। तो फुट पेट्रोलिंग आपको कुछ इस तरह से करना है कि 6 महीने में, अगर आप जेई हो या एसएससी हो मतलब सुपरवाइज़र, 6 महीने में अपने पूरे एरिया का फुट पेट्रोल कर लेता हो। एएच तो हम लोग साल भर में करते हैं ना, लेकिन इंस्पेक्शन आपको साल भर में 2 बार कर लेना है बाय फुट। और जो फुट पेट्रोलिंग है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप विजुअल इंस्पेक्शन कर चुके ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ओएचई का। आप लोको कैब में भी जाते हैं, आप इंस्पेक्शन कार में भी जाते हैं, लेकिन ये सब एक स्पीड में होता है और यहाँ आप ईच एंड एवरी पार्ट को देख नहीं सकते हैं। इसलिए आपको बोला गया है कि आपको एकदम विजुअल इंस्पेक्शन करना चाहिए ईच एंड एवरी पार्ट का, तो आप फुट पेट्रोलिंग कीजिए, क्योंकि वहाँ आप आराम से धीरे धीरे जब आपको मन करे जिस चीज़ को जितने देर तक चाहें देख सकते हैं और फिर आगे चल जा सकते हैं। कोई भी एबनॉर्मलिटी आता है तो उसको रिकॉर्ड कीजिए और फिर मेंटेनेंस गैंग को लेके आइए, उसको बनाइए। और यदि कोई लाइनमैन है तो उसको फुट पेट्रोल पे जाना है इस डे, आप जिसको डिप्यूट करेंगे वो जाएगा इस डे, ताकि आपका जो यार्ड है या फिर जो आपका लाइन है वो एक बार 14 या 15 दिन, जो भी आप फोर्टनाइट को बोल लें, तो उतने दिन में एक बार हो जाना चाहिए। मतलब जो आपके लाइनमैन्स हैं वो लोग आपका जो पूरा आपका जितना भी बड़ा एरिया है, सेक्शन है, उसको साल भर में 12 महीने होते हैं, तो साल भर में 24 बार पूरे लाइनमैन उसमें घूम चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना, मतलब 14 दिन 15 दिन जो भी है उसमें आपको पूरा का पूरा सेक्शन में एक बार लाइनमैन दौड़ जाना चाहिए। अच्छा, जो लाइनमैन आपका लाइन में जाएगा वो क्या क्या चीज़ लेके जाएगा, तो सबसे पहले तो वो लेके जा रहा है तो उसको क्या हो सकता है, डिफेक्ट मिल सकता है। तो डिफेक्ट मिल सकता है तो वो उस डिफेक्ट को बनाएगा, तो उसका जो टूल्स है, छोटा मोटा टूल्स, उसको वो लेके जाएगा अपने साथ, एसेंशियल टूल्स। इसके बाद वो यदि उसको बनाने में लग गया तो उस टाइम हो सकता है कभी आपको ऐसा मिल जाए कि आपको गाड़ी को रोकने की ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको सिग्नल फ्लैग भी लेके जाना होगा, ताकि आप गाड़ी को सिग्नल दे सकें कि ठीक है हम यहाँ भी कुछ बना रहे हैं, आप रुक जाओ। या फिर कोई बड़ा डिफेक्ट मिल जाता है तो भी आपको रोकना होगा। और एक तो इमरजेंसी टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट लेके जाना है। क्यों इमरजेंसी टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट लेके जाना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो भी टेलीफोन होते हैं वो हमारे मास्ट पे होते हैं, टेलीफोन सॉकेट, और आपको उस टेलीफोन सॉकेट का जो मेंटेनेंस है वो हमारे ज़िम्मे होता है, तो हमको उसको भी देखना है कि सब काम कर रहा है कि नहीं। तो जो लाइनमैन गया है वो ईच एंड एवरी टेलीफोन में टेलीफोन सॉकेट पे कॉल अपना टेलीफोन को लगा के
और टीपीसी को इन्फॉर्म करता है कि ठीक है हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो इससे एक चीज़ और वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ ये भी सही है, ये टीपीसी अपने आप पे रिकॉर्ड कर लेता है कि ये सॉकेट सही है। अब जो लाइनमैन गया है ड्यूटी पे, वो क्या क्या चीज़ देखेगा, तो सबसे पहले लाइनमैन जो गया है वो क्या क्या चीज़ देखेगा, इस चीज़ को बताने के लिए देखिए, कोई चिप्ड और डैमेज इंसुलेटर है, या फिर डिस्प्लेस्ड फिटिंग या ड्रॉपर है, एक्सेसिव सैगिंग और हॉगिंग ऑफ कॉन्टैक्ट वायर हो रहा है, वेदर इक्विलाइजिंग प्लेट इज टिल्टेड और नॉट, free movement of auto tensioning device and position of counterweight with reference to upper and lower limit of movement on the mast, presence of protective screen, caution and warning board and anti-climbing device, a structural soundness of height gauge at level crossing, bird nest and pieces of stray wire likely to cause short circuit and branch of trees likely to infringe the OG। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि देखिए किस तरह से यहाँ पे नेस्ट बना लिया है किसी पक्षी ने। तो ऐसे नेस्ट को नहीं रहने देना, क्योंकि ये नेस्ट में क्या होगा, ये लोग कभी कभी तार ला के रखते हैं और ये तार यदि आपका 2 वायर को टच करवा देता है तो फिर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, ये कौआ यहाँ पे बैठा हुआ, देखिए ये कौआ एक तार लेके आता है और ये तार यदि आपका गलती से इस जगह पे टच कर जाता है और यहाँ से आपका तार इस पे टच कर गया तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आपका OG ट्रिप कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ये चीज़ ना हो। डिफेक्टिव बॉन्ड या फिर अर्थ कनेक्शन है कोई तो उसको देखना है। डिफेक्ट इन रिटर्न कंडक्टर कनेक्टिंग बूस्टर ट्रांसफार्मर एंड इट्स कनेक्शन टू रेल, ऑयल लीकेज इफ एनी फ्रॉम BT और AT, एनी ऑब्स्ट्रक्शन इंक्लूडिंग ट्री ब्रांचेज इन द वे ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ पैंटोग्राफ एंड ट्रेन, sign of heavy sparking when train pass, isolator blades being fully in, and for sign of sparking or overheating of isolator as also condition of lock, isolator को देखना है। जनरल कंडीशन ऑफ स्विचिंग स्टेशन, tilting of mast especially on high blanks and mast with sand core foundation, number plate और any other कोई unusual situation दिखता है तो। Major defect noticed by linemen which endangers safety shall be reported forthwith to TPC through the nearest phone. Full details should be given to enable the TPC to decide on the course of action to be taken if required to regulate train movement in the affected section। आप लाइन में हैं, आपको कोई मेजर डिफेक्ट दिख रहा है तो आपको TPC को उसी टाइम तुरंत इन्फॉर्म करना है ताकि वो ट्रेन का रेगुलेट कर सके, और यदि उसको लगता है कि तुरंत अटेंड करना ज़रूरी है तो तुरंत से वो मेंटेनेंस गैंग को भेज सके। और आपको पूरा डिटेल देना है कि आपको कहाँ पे मिला है और क्या प्रॉब्लम मिल रहा है। द डिफेक्ट नोटिस शुड बी एंटर्ड बाय हिम इन द रजिस्टर मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ डिपो और सब डिपो। द लाइनमैन मस्ट report the defects on telephone to the depot or sub depot followed by written report in the register on the next day. The supervisor in charge of the depot or sub depot will be carefully scrutinize the register and take prompt action to rectify defect reported, making suitable entries in the register। कोई डिफेक्ट मिलता है तो आपको डिपो सब डिपो को उसी टाइम लाइनमैन को बताना है और टेलीफोन से, और अगले दिन लाके उसका रिपोर्ट सबमिट करना है, और जो वहाँ पे इंचार्ज होंगे वो उसको केयरफुली स्क्रूटनाइज करेंगे और रजिस्टर करेंगे कहाँ कहाँ डिफेक्ट है और उसको कैसे मेंटेन करना है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको इस टेलीफोन सॉकेट से TPC को कॉल करना है। इसके बाद ट्रॉली इंस्पेक्शन है। तो इससे पहले हम लोग जो OG का बाई फुट पेट्रोल हम लोग जो इंस्पेक्शन किए उसमें क्या पढ़े उस चीज़ को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला बात जो है, फुट पेट्रोल हम लोग करते क्यों है, तो फुट पेट्रोल हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि ईच एंड एवरी पार्ट जो है OG का उसको हम लोग विजुअली इंस्पेक्ट कर सकें। फुट पेट्रोल एक लाइनमैन को 15 दिन में एक बार पूरा सेक्शन का कर लेना है, जबकि वही एक JEE SSC के लिए पूरे सेक्शन में 6 महीने में JEE SSC घूम चुके होंगे। लाइनमैन यदि फुट पेट्रोल के लिए जा रहा है तो उसके हाथ में सिग्नल होना चाहिए, उसके हाथ में उसका जो इक्विपमेंट को ये ठीक करने का जो टूल है, एसेंशियल टूल्स, वो होना चाहिए, और एक
इमरजेंसी टेलीफोन सॉकेट होना चाहिए। हालांकि अभी जो इमरजेंसी टेलीफोन्स हैं वो उतने यूज़ होते नहीं हैं, क्योंकि अब मोबाइल का टाइम आ गया है, सभी लोग मोबाइल से इन्फॉर्म करते हैं, तो उतना यूज़ होता नहीं है। तो नहीं होगा तब भी चलेगा, जनरली होता भी नहीं है उन लोगों के पास, और सिग्नल फ्लैग ही होता है, और एसेंशियल टूल्स जो होते हैं थोड़े बहुत वो लेके जाते हैं हम लोग। अब बात आती है कि आपको गए हैं फुट पेट्रोल में एज अ लाइनमैन, तो आपको देखना क्या है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे जो लिखा हो उसको छोड़िए, मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कैसे देखना है। आप जब जाएंगे तो आप नीचे से स्टार्ट करो, ठीक है। नीचे आपका क्या है, रेल है। तो रेल में क्या है, हमारे लिए कुछ लगा हुआ वहाँ पे बॉन्ड है, तो आपको देखना है बॉन्ड सारा सही से लगा हुआ है, टाइटिंग है बॉन्ड में, या फिर ऐसा तो नहीं है कि बॉन्ड टूट गया है, या फिर टाइट नहीं है, स्पार्क आ रहा है, वो चीज़ देखना है। दूसरा, आप नीचे देखेंगे तो आपका फाउंडेशन है, तो आप देखिए कि फाउंडेशन कहीं से क्रैक नहीं है, ऐसा नहीं कि मक पे पानी जम गया है, कहीं मास्ट टिल्ट हो गया है। ये चीज़ आप स्पेशली आपको जो एम्बैंकमेंट एरिया है या फिर सेंड कोर फाउंडेशन पे जो मास्ट खड़ा है उस पर देखने को मिलेगा, तो वो चीज़ देखिए। मास्ट टिल्टेड तो नहीं है, इस चीज़ को आप देखेंगे। आपका मास्ट पे कोई बर्डनेस तो नहीं आ गया है, वो चीज़ देखेंगे। आप इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा इंसुलेटर चिपिंग तो नहीं है, टूट तो नहीं गया उसका कोई एक पैटीकोट, इस चीज़ को देखेंगे। आप देखेंगे कि सारे के सारे ड्रॉपर सही हैं, ऐसा तो नहीं कोई ड्रॉपर झूल गया है, वो जाएगा तो फिर लग जाएगा पेंटो में, पेंटो तोड़ देगा। आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि कॉन्टैक्ट वायर और कैटनरी वायर जो है बहुत ज़्यादा सैग तो नहीं बना रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा हॉगिंग तो नहीं है। ऐसे करते करते जब आप एंकर के पास पहुँचेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा फिर इक्विलाइजिंग प्लेट। तो इक्विलाइजिंग प्लेट हमेशा सीधा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इक्विलाइजिंग प्लेट टिल्ट हो गया, थोड़ा हॉरिजेंटल टाइप से हो गया है, एंगल कुछ बना रहा है। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारा कॉन्टैक्ट वायर और कैटनरी वायर के बीच का जो स्टैगर हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग जीरो रखते हैं, वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो आपको उसको देखना है कि वो टिल्टेड नहीं होना चाहिए, वो एकदम वर्टिकल होना चाहिए। आप वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर दिखेगा एंकर में हमारा एटीडी झूल रहा है, तो एटीडी को आपको पुश करके देखना है कि एटीडी फ्री मूवमेंट है या फिर नहीं है। ये तो देख लिया, लेकिन आपको साथ में ये भी देखना है कि फ्री मूवमेंट के साथ ऐसा तो नहीं है कि उसका जो हम लोगों ने मार्क करके रखा है लिमिट, उससे बाहर या अंदर चला गया है। अपने लिमिट को काउंटरवेट जो है अपर और लोअर लिमिट का, उसके रेफरेंस में देखना है कि कहाँ पे है। आप आगे बढ़ेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि ओएचजी में फुट पेट्रोल करने वाला लोग होता है, टीआरडी में और कोई लोग नहीं है फुट पेट्रोल करने वाले, तो आपको बाकी लोग का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, अब जब आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए 80 से तेल वेल तो नहीं निकल रहा है, 80 का जो रिटर्न कंडक्टर है बूस्टर ट्रांसफार्मर का, वो कहीं से पार्ट तो नहीं कर गया है। आप वहाँ पे जब देखें तो आपको वहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि कहीं हमारा जो एटीडी के पास जो एसएस वायर है वो कहीं उसका स्टैंड कटा हुआ तो नहीं है। अब जब ट्रेन गुजर रही है तो आपको देखना है कि कहीं पे स्पार्क तो नहीं हो रहा है। जब ट्रेन गुजरेगी आपको खड़ा हो जाना है, तो आराम से खड़ा हो जाइए और देखिए कि कहीं स्पार्किंग तो नहीं आ रहा है। स्पार्किंग आ रहा है तो आप उसको भी नोट डाउन कीजिए। अब जब एटी के पास पहुंचते हैं या फिर बीटी के पास पहुंचते हैं तो वहाँ हम लोग का प्रोटेक्टिव स्क्रीन लगा हुआ होता है, कॉशन बोर्ड लगा हुआ होता है, उस चीज़ को देखना है। हम लोग जब जाते जाते तो हर मास्ट में हमारा नंबर प्लेट लगा होता है, उस चीज़ को आपको देखना है कि सारा नंबर प्लेट लगा हुआ है। हम लोग बहुत सारी जगह पे कॉशन बोर्ड लगाते हैं, स्पेशली न्यूट्रल सेक्शन पे लगाते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि वो चीज़ सही से प्लेस किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कहीं क्रॉसओवर आ गया तो वहाँ पे हाइट गेज होता है, और हाइट गेज स्पेशली ओएचजी के लिए ही लगा हुआ होता है। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हाइट गेज का साउंडनेस सही है कि नहीं। हाइट गेज के पास आपको जाके मेजर कर लेना है कि उसका हाइट सही है कि नहीं। हाइट गेज में हम लोग का क्या होता है कि हम लोग ऊपर से, हम लोग का हाइट गेज होता है 4.67 मीटर का, ऊपर से हम लोग 3 मीटर, लगभग 3 मीटर या फिर कहीं कहीं 3.67 मीटर तक हम लोग एक मार्क दे के रखते हैं ऊपर से, और नीचे से हम लोग उस चीज़ को मेजर कर लेते हैं कि नीचे से जितना हमको क्लियरेंस चाहिए उतना है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम 1 मीटर छोड़ के रखे थे अब वो हाफ मीटर हो गया है या फिर कम हो गया है, रोड वाले लोगों ने रोड को ऊपर कर दिया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यदि वहाँ पे आपको मिलता है कि रोड वाले लोग रोड को ऊपर कर दिए हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, तो आपको इस चीज़ को आप इन्फॉर्म करना है।
फिर दोनों जॉइंट रिपोर्ट बनाएंगे कि रोड ऊपर हुआ है तो क्या करना है, रोड को नीचे करना है या फिर ओएचसी को ऊपर करना है। जैसा सुविधा होगा वैसा किया जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप जब जा रहे हैं तो आपको ट्री ब्रांच वगैरह को भी देखना है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि 4 मीटर अंदर के एरिया में आ गया। ट्री ब्रांच को हम लोग 4 मीटर क्यों बोलते हैं, जबकि हम लोग बोलते हैं कि वर्किंग क्लियरेंस 2 मीटर है। इसलिए क्योंकि वेजिटेशन जो है, जब विंड जब आता है तो हिलता है, और वो हिल के ऐसा ना हो कि हमारे ओएचसी से टच कर जाए। इस चीज़ का बहुत बढ़िया से ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ तो हम लोगों ने देखा। साथ में हम लोग आइसोलेटर को ऑपरेट करते हैं, तो आइसोलेटर को आपको देखना होगा कि आइसोलेटर फुल्ली साउंडेड है या नहीं, वो अर्थ है आइसोलेटर का मास्ट सही से या नहीं, आइसोलेटर में कोई स्पार्किंग का साइन है क्या, नहीं होना चाहिए। आइसोलेटर का जो मेल और फीमेल पोर्शन है, तो मेल पोर्शन जाके फीमेल पोर्शन पे सही से बैठ गया है या फिर नहीं बैठा, ओवर हीटिंग का कोई साइन है क्या। कोई स्विच स्टेशन मिल जाता है बीच में, एसएसपी मिल जाता है, एसपी मिल जाता है, टीएसएस मिल जाता है, तो उसके अराउंड भी आपको देख लेना है कि कोई दिक्कत है क्या। ऐसा तो नहीं है कि उसका वेजिटेशन बढ़ गया है, ऐसा तो नहीं है कि कोई उसका वायर जो है वो टूटने वाला दिख रहा है आपको। तो इस चीज़ को भी मतलब बाहर से देख लेना है कि कोई दिक्कत आपको लग रहा है क्या वहाँ पे, या फिर कोई और भी आपको अब नॉर्मल सिचुएशन दिखता है तो भी आप बोल सकते हैं। और क्या करना है, जब आप लाइन में हैं तो आपको कोई बड़ा डिफेक्ट मिलता है तो सीधा टीपीसी को इन्फॉर्म कीजिए और सारा डिटेल दीजिए, ताकि टीपीसी तुरंत उसके लिए एक मेंटेनेंस गैंग भेज सके और ट्रेन को रेगुलेट कर सके। अब जब लाइन में है तो आप टीपीसी को इन्फॉर्म करेंगे और साथ ही साथ अपने डिपो को भी इन्फॉर्म करेंगे कि मुझे यहाँ पे ये डिफेक्ट मिला है ऑन दी टेलीफोन। इसके बाद अब जब एक रिपोर्ट भी बनाते जाएंगे एक रजिस्टर में, और उस रजिस्टर को लाके आप अगले दिन जब भी डिपो आएंगे तो सबमिट करेंगे, और एसएससी जो होंगे वहाँ के वो उसको फिर स्क्रूटनाइज करेंगे और उसको फिर री रजिस्टर करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग अपना मेंटेनेंस भी प्लान करेंगे कि कहाँ पे हमको मेंटेनेंस का ज़रूरत जल्दी है। इस टेलीफोन से आपको कॉल करना पड़ता है ताकि कोई टेलीफोन ख़राब हो तो टीपीसी तुरंत एसएनटी डिपार्टमेंट को बोल के उस टेलीफोन को ठीक करवा पाए। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ओएचजी में इंस्पेक्शन क्यों करना है, कितना करना है, और फुट पेट्रोल कैसे करना है। आगे आता है ट्रॉली इंस्पेक्शन ऑफ ओएचजी। OEG of inspection of OEG by push trolley is essentially except in the section where the use of trolley is prohibited. The object of such inspection is to enable supervisor and officer in charge of OEG maintenance to observe closely the OEG under their charge and should be carried out during daytime. SSC should inspect his entire section once a month. अब देखिए ट्रॉली इंस्पेक्शन भी हम लोग का वही है, जैसे हम लोग ये से करते थे, पुश ट्रॉली से करते थे, उस तरह से जैसे हम लोग फुट पेट्रोल से करते थे वैसे हम लोग को पुश ट्रॉली से भी करना है। यहाँ पे क्या होगा, आपके पीछे 2 स्टाफ होंगे, वो आपको धकेलते हुए ले जाएंगे, आपको बैठ के जाना है और आपको इंस्पेक्शन करके आना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा सारे जगहों पे प्रोहिबिटेड है ट्रॉली का यूज़ करना, तो जहाँ पे प्रोहिबिटेड नहीं है वहाँ पे करना है। ये चीज़ आपका 1 मंथ में 1 बार होता है। ये ऐसा क्यों है, ताकि हम लोग देखे थे कि बाई फुट एक एसएससी जेई 6 महीने में अपना सेक्शन को फुट पेट्रोल करता है, लेकिन 6 महीने में तो काफ़ी बार डिफेक्ट हो सकता है, और हो सकता है कभी आपका जो स्टाफ है वो नहीं देखा चीज़ को ठीक से, तो ऐसे केस में आपको देख पाए, इसलिए आपको बोला गया कि 1 महीने में आप बाय पोस्ट ट्रॉली आप जाइए और देखिए। अपार्ट फ्रॉम ट्रॉली इंस्पेक्शन एज above, officer and severe or subordinates should travel by the cab of locomotive and EMU as often as possible, but at least once a month, to observe the general condition of OEC and to get first hand knowledge of operating condition. ये तो ट्रॉली इंस्पेक्शन हो गया, एसएससी जेई लोग को करना है, और साथ ही साथ एसएससी जेई या फिर जो उसके सीनियर सबऑर्डिनेट्स जो हैं, जैसे आपके सीनियर डी हो गए, डी हो गए, ए हो गए, तो ये लोग को भी एक बार जाना है लाइन में बाय ईएमयू कैब या फिर लोको कैब, और वहाँ पे देखना है कोई डिफेक्ट है क्या। आगे आपको करंट कलेक्शन टेस्ट करना पड़ता है, हम आगे भी पढ़ा था पहले हम लोग, वहाँ पे क्या क्या चीज़ देखे थे, करंट कलेक्शन टेस्ट था। तो करंट कलेक्शन टेस्ट जब हम लोग करेंगे तो
ये भी एक पीरियोडिक टेस्ट है जो कि किया जाता है। तो इसके बारे में बोल रहा है, इट इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट पीरियोडिक टेस्ट टू डिटेक्ट पॉइंट एट विच कॉन्टैक्ट बिटवीन contact wire and pantograph is unsatisfactory, resulting in sparking such current collection test performed at night। तो करंट कलेक्शन टेस्ट के बारे में लोग लास्ट में बहुत अच्छे से दिया हुआ, उसको देखेंगे। लेकिन करंट कलेक्शन टेस्ट जो है वो रात में होता है। फिलहाल ओलिवर जी के थ्रू होता है, पहले मिरर से होता था। इस चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। और इसको 3 मंथ में किया जाता है। ये स्पार्क होता है कॉन्टैक्ट वायर और पेंटो के टच के पॉइंट पे। तो स्पार्क कब होगा? जब दोनों के बीच में बढ़िया से टच नहीं हो पाएगा, कॉन्टैक्ट नहीं बन पाएगा। तो उस चीज़ को हम लोग इसमें देखते हैं। द करंट कलेक्शन टेस्ट शुड बी कैरिड आउट बाय डिपो इंचार्ज वंस इन 3 मंथ ओवर हिज इंटायर सेक्शन। द ADE TRD should accompany the depot in charge during such test alternately so as to cover these sections once in 3 by 6 month, 3 month or 6 month respectively. Senior D TRD should accompany the depot in charge so as to cover his jurisdiction once a year। तो देखिए जो आपका इंचार्ज होगा डिपो का, वो 3 मंथ में एक बार करंट कलेक्शन टेस्ट करेगा। लेकिन जब अगला करंट कलेक्शन टेस्ट होगा, मतलब इस 6 महीने में जो करंट कलेक्शन टेस्ट होगा, उसमें आपके ADE आपके साथ होंगे या फिर सीनियर डी जो है वो आपके साथ होंगे साल में एक बार। स्पेशल चेक में क्या आता है? वाइल द मेजॉरिटी ऑफ आइटम रिक्वायर अटेंशन ओनली ड्यूरिंग AOH और POH, आइटम लिस्टेड बिलो विल रिक्वायर मोर फ्रिक्वेंट अटेंशन एज इंडिकेटेड अगेंस्ट इज। ज़्यादातर आइटम जो है उसको आप सिर्फ AOH या POH के टाइम में ही मेंटेन करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ आइटम दिया हुआ है जिसको और भी फ्रिक्वेंट चाहिए, मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा? चार्जशीट मिल जाएगा। ठीक है, तो चार्जशीट लेने की कोशिश नहीं करना है, इसलिए आपको काम कर लेना है। तो सबसे पहले है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर जो है उसको क्लीन करना पड़ता है। तो जनरली आप यदि साल में एक बार क्लीन करते हैं तो एनफ है। एज के टाइम पे आप उसको क्लीन कर दीजिए। और क्लीन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं पता है? सिलिकॉन ग्रीस। सिलिकॉन ग्रीस को ही हम लोग यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए। लेकिन जिस जगह पे हम लोग का ज़्यादा स्मोक है, अब स्मोक क्यों हो सकता है? या तो आपका सूट जो हम लोग का डीजल या फिर स्टीम लोको से आता है, उसके वजह से। स्टीम लोको तो आजकल यूज़ होता नहीं है, डीजल लोको कहीं कहीं यूज़ हो रहा है। हालांकि हमारा प्लान है रेलवे का कि 2022 तक फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन बना देना है। तो यदि कहीं पे ऐसा है कि बहुत ज़्यादा देर तक आपका डीजल लोको खड़ा रहता है तो उस जगह पे उसका जो धुआं निकलता है उससे वहाँ पे सूट फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस ये चीज़ यदि इंसुलेटर के पास हो रहा है तो आपको वहाँ पे क्लीन करना होगा। या फिर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसके वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं जम जाएगा, तो उसको भी आपको क्लीन करना पड़ेगा। At present location subject to smoke pollution on account of steam loco or pollution due to industrial dust, the frequency of cleaning will have to be fixed based on extent of such pollution. Where pollution is heavy, cleaning may have to be done more frequently with the application of silicone grease। ठीक है, the interval of cleaning at such location can be extended significantly। इसके बाद है आपका सेक्शन इंसुलेटर। सेक्शन इंसुलेटर के पास आपका प्रॉब्लम क्या है ये जानिए। सेक्शन इंसुलेटर जो है उसमें आप यूज करेंगे ठीक है, लेकिन वो यदि थोड़ा सा टिल्ट हो गया तो क्या होगा? वन साइड में आपका ज़्यादा वियर टियर होने लग जाएगा, हो सकता है पेंटो इंटेंगलमेंट करवा दे। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको सेक्शन इंसुलेटर को भी 1 साल से, ऐसा नहीं कि सिर्फ एवरेज में मेंटेन करना, उससे पहले भी आपको इसको इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस देना पड़ेगा। इसलिए बोल रहे सेक्शन इंसुलेटर आर द और हाँ, सेक्शन इंसुलेटर यदि वो स्टेशन में है, कोई आपका ऐसा जगह पे है जहाँ पे ट्रेन बहुत धीरे जाती है, तब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यार्ड में हो गया, स्टेशन में आपका कोई क्रॉसओवर है, टर्नआउट है, वहाँ पे तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई सेक्शन इंसुलेटर जो मेन लाइन में कब होता है सेक्शन इंसुलेटर? स्पेशली ऑन न्यूट्रल सेक्शन। जब हम लोग न्यूट्रल सेक्शन फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ मेन लाइन में होता है। तो वैसे जगह पे आपको सेक्शन इंसुलेटर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ ट्रेन बहुत स्पीड में जा रही है, वहाँ पेंटो एंटेंगलमेंट का चांस बहुत ज़्यादा है।
ये बोल रहा है मेन लाइन सच एज न्यूट्रल सेक्शन एंड पैसेंजर यार्ड्स शुड बी अटेंडेड टू एज वंस इन 3 मंथ। तो इसको भी आपको वंस इन 3 मंथ करना है। इससे पहले जो इंसुलेटर पढ़ा हमने, तो इंसुलेटर में आपको एग्जैक्ट नहीं बताया गया है कि आपको कितने दिनों में करना है, लेकिन यहाँ आपको एग्जैक्ट बताया जा रहा है कि वंस इन 3 मंथ आपको इसको अटेंड कर लेना है। 3 मंथ में हम लोग और क्या करते थे, कोई बता सकते हैं? 3 मंथ में हम लोग का करंट कलेक्शन टेस्ट होता था। तो एक बात और भी ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप करंट कलेक्शन टेस्ट के टाइम में आपको यहाँ पे स्पार्क मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरा दिक्कत है। चलिए, तो जब आप सेक्शन इंसुलेटर को मेंटेनेंस करने के लिए जाएंगे तो आप क्या क्या करेंगे वहाँ पे? सबसे पहले तो इंसुलेटर को क्लीन करना है, और कोई इस तरह देख के क्या रोकी की कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको इंसुलेटर को क्लीन करना है। जहाँ पे भी इंसुलेटर सेक्शन इंसुलेटर का पड़ रहा है उसको क्लीन करना है। रनर पे कोई फ्लैश मार्क्स है तो उसको देखना है आपको। उसके बाद सबसे पहले इंसुलेटर को देखना है कि उसमें कोई चिपिंग है, कोई उसका पेटीकोट टूट गया है, उस चीज़ को देखना है। इसके बाद रनर में कोई फ्लैश मार्क्स है उसको देखना है, या फिर असेंबली जो है वो सही से लेवल में है या नहीं। लेवल ऑफ असेंबली का मतलब क्या है, आपका रनर जो दो ठो है वो दोनों एक ही लेवल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का लेवल नीचे हो गया, एक लेवल ऊपर हो गया, तो जो नीचे हो गया वो ज़्यादा वियर होगा और जो ऊपर है वो वियर नहीं होगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है। इसके बाद आपको देखना है पीजी क्लैंप्स जो है ड्रॉपर का वो टाइट है कि नहीं। कॉन्टैक्ट वायर जो एंकर के एकदम नज़दीक में है उसको देखना है कि वहाँ पे एक्सेसिव वियर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक हॉट स्पॉट है। तो आपको हॉट स्पॉट का ध्यान देना होगा। रनर भी एक हॉट स्पॉट है, आपको उसका भी ध्यान देना होगा। असेंबली को आपको ध्यान देना होगा, आपको इंसुलेटर को ध्यान देना होगा, आपको पीजी क्लैंप जो है ड्रॉपर का उसको ध्यान देना होगा। पेंटोग्राफ जब पास करता है उसके नीचे से तो स्मूथ पासेज हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद आपका आइसोलेटिंग स्विच जो होता है यार्ड या फिर साइडिंग में, उस चीज़ को देखना है कि वो हमेशा साउंडेड होना चाहिए, उसका अर्थिंग हिल हमेशा होना चाहिए, वो अर्थ होना चाहिए। इस चीज़ को आपको देखना है, क्योंकि वो लोग जो यार्ड में आइसोलेटर को ऑपरेट करते हैं वो टीआरडी के स्पेसिफाइड लोग नहीं हैं। वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो वो लोग का अर्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। बायमेटालिक क्लैंप्स कहीं पे आपका लगा हुआ है तो उसको देखना है कि वो बायमेटालिक क्लैंप्स आपका सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कोई वहाँ पे आपको ओवर हीटिंग का या फिर स्पार्किंग का कोई सिंबल मिल रहा है, तो उस चीज़ को आपको देखना है। बायमेटालिक क्लैंप्स में अर्थ कनेक्शंस देखना है। अपार्ट from general inspection of bond and earthing connection during foot patrolling, all such connections should be especially checked for continuity and soundness of connection once in 6 months, particularly of all earthing connection other than a structure bond should be entered in the register station wise for each station, each section, and the date of 6-month inspection entered therein. फूड पेट्रोल में तो हम लोग देखते ही हैं कि सारा हमारा बॉन्ड वॉन्ड है या नहीं, लेकिन फूड पेट्रोल के बाद भी आपको 6 महीने में एक बार जितना भी आपका स्टेशन एरिया हो या जो भी एरिया हो वहाँ पे अर्थिंग पड़ता है उस चीज़ को आपको देखना है। स्ट्रक्चर बॉन्ड को सिर्फ छोड़ के बाकी जो भी अर्थिंग कनेक्शन है तो उन सारे चीज़ को देखना है कि वो आपका सही है कि नहीं। उसको जो उस स्टेशन वाइज जो है एक रजिस्टर बनाइए, उसमें इंटर करके रखिए। इसके बाद फीडर जो आता है, तो फीडर को हम लोग फूड पेट्रोलिंग में तो देखते ही हैं। फूड पेट्रोलिंग ऑफ 25 kV फीडर शुड बी चेक आउट एवरी मंथ। फीडर को आपको एवरी मंथ देखना है। ड्यूरिंग द चेक द लाइनमैन shall also check that safety guards provided under the feeder properly earthed so that clearances are adequate and caution notice board are in positions। उसमें फीडर में जो हम लोग का क्लियरेंस जो है एडिक्वेट होना चाहिए, उसके लिए क्या है, जो उसके नीचे जो हम लोग गार्ड वायर लगाते हैं, गार्ड वायर जो है वो अर्थ होना चाहिए, और साथ में
क्लियरेंस होना चाहिए ठीक ठाक, नोटिस बोर्ड जगह पे होना चाहिए, ओएचसी सपोर्टेड ऑन स्टील ग्रिडर ब्रिज। कोई यदि आपका ओएचसी जो ब्रिज पे है तो उस चीज़ को आपको देखना है। ओएचसी सपोर्ट शुड बी एग्जामिन्ड एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। जो ग्रिडर ब्रिज पे जो हम लोग का ओएचसी होता है वो हम लोग का फाउंडेशन बना के नीचे नहीं होता, वो ब्रिज पे ही लगा हुआ है। तो उस चीज़ को आपको बहुत अच्छा सा ध्यान देना होगा कि वो ब्रिज जो है वो अर्थ किया हुआ है, यानी वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मेरा ओएचसी जहाँ पे हम लोग ग्रेडर ब्रिज पे लगाए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कल मास्ट टूट जाएगा मेरा। बर्ड नेस्ट को आपको देखना है कि बर्ड नेस्ट तो नहीं आ गया है कहीं पे, स्पेशली आपको नेस्टिंग सीजन में देखना है। इसके बाद आपको प्री मानसून चेक भी करना होगा। प्री मानसून चेक में क्या आता है, आपको मानसून से पहले चेक करना है। मानसून से पहले आप क्या क्या चीज़ को चेक करेंगे, सबसे पहले इंसुलेटर को देखेंगे। कौन सा सेक्शन को, मेजर यार्ड्स जहाँ मिक्स टाइप ऑफ ट्रैक्शन यूज़ होता है, मतलब डीजल ट्रैक्शन भी जा रहा है आपका, ये क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ये भी जा रहा है, उस जगह पे आपको देखना होगा कि इंसुलेटर सही सही जगह पे लगा हुआ है या नहीं। कोई ओवरलाइन स्ट्रक्चर है वहाँ पे आपका वाटर लीकेज हो रहा है क्या, उस चीज़ को देखना होगा। नहीं तो क्या होगा, हमारे ओएचसी के ऊपर पता चला कि ऊपर ब्रिज था, उस पानी गिरता है तो सारा का सारा ओएचसी पे ही गिरता है, तो कभी भी वो शॉर्ट करवा सकता है। वाटर तो आपको पता है कि वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो पता चला कि वो डायरेक्ट शॉर्ट करवा दिया ओएचसी से ब्रिज को, और हमारा या तो वहाँ पे आदमी मर जाएंगे या तो हमारा ओएचसी ट्रिप कर जाएगा, नहीं तो दोनों होगा। ट्री ब्रांचेज जो है वो ज़्यादा बढ़ने के चांस होते हैं मानसून सीजन में, इसलिए उसको पहले से हम लोग ट्रिम करवा के रख देते हैं ताकि बढ़ो भी तो बड़ा ना हो पाओ। इसके बाद आपका एम्बैंकमेंट जो है उसका कंडीशन देखना है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मानसून होगा वो बहा के ले गया मिट्टी को और हमारा मास्ट जो है वो उलट गया वहाँ पे। रॉड गैप्स को देखना है कि रॉड गैप सही होना चाहिए, नहीं तो मानसून सीजन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, दोनों के बीच में स्पार्क होने लग जाएगा। इसके आगे हमारा एओएच है, तो एओएच को हम लोग देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्पेशल चेक्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोग इससे पहले जो हम लोग का फूड पेट्रोल था उसको हम लोग रिवाइज कर चुके थे, तो अब ट्रॉली इंस्पेक्शन ऑफ ओएचसी से रिवाइज करेंगे। तो ट्रॉली इंस्पेक्शन जो होता है वो एसएससी और जेई करते हैं, वंस इन मंथ आपको पूरा सेक्शन को कवर करना है आपको। इसके बाद कुछ ऑफिसर्स होंगे जो आपको लोको और ईएमयू के कैब में ट्रैवल करके पूरे कंडीशंस को देखेंगे, जब भी उसको टाइम मिले तो वो इस चीज़ को करेंगे, और वंस अ मंथ ये चीज़ करना ही है मिनिमम, ठीक है। तो वो लोग लोको कैब से करेंगे, एसएससी जेई जो है वो पोस्ट ट्रॉली से वंस अ मंथ कंप्लीट कर लेंगे अपने सेक्शन को। करंट कलेक्शन टेस्ट करना है, करंट कलेक्शन टेस्ट ऑलिवर जी से अभी हो रहा है। करंट कलेक्शन टेस्ट जो है एक जेई एसएससी जो भी इंचार्ज होंगे उन्हें 3 महीने में करना है। एडी जो होंगे वो आपको इस 6 मंथ में एक बार एक्यूपाई करेंगे, और एक जो आपका सीनियर डी है वो आपको 1 साल में एक बार एक्कम्पनी करेंगे। स्पेशल चेक्स करना, स्पेशल चेक्स में हम लोग सबसे पहले इंसुलेटर को देखेंगे, उसमें चिपिंग विपिंग आ रहा है उसका क्लीनिंग देखेंगे। कोई यदि ज़्यादा हैविली पॉल्यूटेड एरिया है तो उस जगह पे हम लोग क्लीनिंग को ठीक से देखेंगे, ध्यान देंगे। उसका जो शेड्यूल है उसको हम लोग बहुत क्लोज कर देंगे। सेक्शन इंसुलेटर स्पेशली यदि वो मेन लाइन का है या फिर पैसेंजर यार्ड्स का है तो वहाँ पे देखेंगे उसका हॉट स्पॉट जहाँ पे फॉर्मेशन होता है उस जगह पे देखेंगे क्या वियर टियर, उसका लेवल देखेंगे, उसका इंसुलेटर देखेंगे, उसका हम लोग पेंटो पासिंग कंडीशंस देखेंगे, पीजी क्लैम्प्स देखेंगे। इसके बाद आपका यार्ड स्विचिंग स्टेशन जो है वहाँ पे हम लोग का जो स्विच होता है उसको देखेंगे कि वो अर्थ है या नहीं है प्रॉपरली। बायोमेटालिक क्लैम्प में देखेंगे कि उसमें ओवर हीटिंग का कोई मार्क क्या आ गया है क्या। अर्थ कनेक्शंस बाकी सबका देखेंगे। हालांकि हम लोग फूड पेट्रोल के टाइम पे तो देखते ही हैं, लेकिन तब भी आपको 6 महीने में एक बार आपको सारा का सारा अर्थ कनेक्शन देख लेना है। इसके बाद फीडर वायर को देखेंगे। फीडर वायर के नीचे जो हम लोग का ग्रिडर लगा हुआ, ग्रिडर ब्रिज पे हम लोग देखेंगे कि ग्रिडर ब्रिज पे कनेक्शन सही है कि नहीं। फीडर वायर में हम लोग देखेंगे गार्ड जो है वो अर्थ किया हुआ है या नहीं, उसका क्लियरेंस सही है कि नहीं, नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कि नहीं। बर्ड नेस्ट को देखेंगे, स्पेशली नेस्टिंग सीजन से पहले और नेस्टिंग सीजन के बाद और ड्यूरिंग द नेस्टिंग सीजन जो है प्री मानसून चेक करना पड़ेगा। प्री मानसून चेक में सबसे पहले वेजिटेशंस देखेंगे, कोई वेजिटेशन हमारा ओएचसी के नज़दीक नहीं आना चाहिए। इसके बाद कोई
ओवर स्ट्रक्चर लाइन जो है उससे हम लोग का ऐसा तो नहीं है कि OHE या जो PVC इंसुलेटर है उसके ऊपर पानी गिर रहा है, इस चीज़ को देखेंगे। इसके बाद आपका कोई मिक्स टाइप ट्रैक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे इंसुलेटर का क्लीनिंग वगैरह देखेंगे, एम्बैकमेंट का कंडीशन देखेंगे, रॉड गैप्स देखेंगे। ये सारे चीज़ को देखते हुए हमारा ये हो गया कंप्लीट। अभी तक हम लोग जितना चेक करने का था वो चीज़ हम लोग कंप्लीट कर लिए, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि OHE को चेक क्यों करना है और किस किस तरह से चेक करना और मेंटेन करना है। तो सबसे पहले था फुट पेट्रोल। फुट पेट्रोल कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में। जो हम लोग का लाइनमैन है वो एक बार कंप्लीट कर लेगा और जो SSC जो है वो 6 महीने में एक बार पूरे सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। लाइनमैन जो है वो हम लोगों का इस डे जाएंगे सेक्शन में, जबकि जो SSC जो हैं वो मंथ में एक बार कम से कम सेक्शन में जाएंगे फुट पेट्रोल करने के लिए। मंथ में एक बार जाएगा कि 2 बार जाएगा भाई? लाइनमैन क्या क्या चीज़ें देखेंगे उस चीज़ को हम लोग देखे थे। हम लोग को साथ में PSI लोग का भी चीज़ें देखना पड़ता है, अपना तो देखना ही पड़ता है। और किसी का देखना नहीं, और किसी का नहीं देखना बस। और साथ में SNT को थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं हम लोग, तो उसका भी चीज़ हम लोग देखते हुए जाते हैं। इसके बाद हम लोग फुट पेट्रोल के बाद पुश ट्रॉली देखें। पुश ट्रॉली हम लोग को इस मंथ में एक बार सेक्शन कंप्लीट करने के लिए होता है, या फिर लोको कैब से हम लोग के जो सीनियर्स होते हैं वो जाते हैं, वो लोग भी इंस्पेक्शन करते हैं। करंट कलेक्शन टेस्ट होता है। करंट कलेक्शन टेस्ट करने के बाद हम लोग फिर उसको 3 महीने में करते हैं। 6 महीने में हम लोग AD ऑक्यूपाई करते हैं और 1 साल में एक बार सीनियर D कंपनी देते हैं। स्पेशल चेक्स है हम लोग का, कुछ स्पेशल चेक्स पे भी हम लोग जाते हैं। उसमें लोग इंसुलेटर को देखते हैं, स्पेशली सेक्शन इंसुलेटर को अटेंशन देते हैं हम लोग। जो आइसोलेटर है यार्ड वगैरह का उसको अटेंशन देते हैं हम लोग। नेस्टिंग वगैरह पे ध्यान देते हैं। इसके बाद हम लोग मेटालिक क्लैम्प्स जो है उस पर ध्यान देते हैं। अर्थ कनेक्शन हो रहा है उस पर ध्यान देते हैं। फीडर्स वायर पे ध्यान देते हैं। इसके बाद प्री मानसून चेक करते हैं। इसके बाद हम लोग का आगे इंस्पेक्शन का